अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मेरा और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हाइड्रेटेड या फिर इकाइनोकोकस। ठीक है, इसे टैपवॉर्म भी कहते हैं, लेकिन ये टैपवॉर्म ये कीड़ा जो है वो बुनियादी तौर पर डॉग्स का होता है, यानी कि कुत्तों का होता है। ठीक है, अब ये बीमारी इंसानों में कैसे पहुंचती है और अगर ये कुत्तों का कीड़ा है तो ये मैं यहाँ पे बात क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसे समझने के लिए ना आपको एक ज़रूरत है समझने की इकाइनोकोकस का लाइफ साइकिल क्या होता है। इकाइनोकोकस जो है ना वो टैपवॉर्म में सादा ज़ुबान में कहा जाए कि छोटा सा एक कीड़ा होता है जो कि क्या कहा जाता है आंतड़ियों के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये इंसानों की आंतड़ियों में नहीं पाया जाता। ये जो है वो डॉग्स की आंतड़ियों में पाया जाता है। ठीक है, और वहाँ से ये जाता है शीप्स में, यानी कि भेड़ों में, भेड़ों से दोबारा कुत्तों में, और ये इसका पूरा लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, ये बुनियादी तौर पर इंसानों की बीमारी नहीं है। ठीक है, लेकिन इंसान इसमें अमूमन एक्सीडेंटल कांटेक्ट में आके फंस जाता है। कुत्ता था, ठीक है, और ये कीड़ा गया भेड़ के अंदर, भेड़ से दोबारा डॉग के अंदर। ठीक है, तो इस पूरे लाइफ साइकिल में इंसान कभी कभार बीच में फंस जाता है। और ये फंसता कैसे है? ठीक है, जो डॉग्स होते हैं, ठीक है, जो ये कीड़े होते हैं डॉग्स के अंदर छोटे छोटे, यूँ समझें कि अंडे देते हैं। ठीक है, वो अंडे जो होते हैं वो बुनियादी तौर पे किसी तरह इंसान के जिस्म में पहुंच जाते हैं। जब वो इंसान के जिस्म में पहुंचते हैं तो वहाँ पे जाके वो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उसने शीप के अंदर बनाना था, यानी कि भेड़ के अंदर उसने जाके एक सिस्ट बनानी थी और अपनी लाइफ साइकिल पूरी करनी थी, अब वो उस भेड़ की जगह इंसान में फंस जाते हैं। ठीक है, अब हाइड्रेटेड सिस्ट जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, यानी कि वो मुल्क ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इन सब कंट्रीज़ में ये चीज़ बड़ी कॉमन है। और ख़ास तौर पे जो रूरल एरियाज़ हैं, ठीक है, यानी कि जो देहाती एरियाज़ हैं पाकिस्तान के और सिंध के, उनमें तो ये चीज़ें बहुत मिलती हैं। अब ये बीमारी जो है ना ऐसे ख़ुद कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वजह से जो सिस्ट बनती है, ठीक है, जब ये जो अंडे होते हैं इंसान के जिस्म में आ जाते हैं तो होते क्या है कि ये अंडे सिस्ट बनाते हैं, समझिए कि गुब्बारा बनाते हैं जिसके अंदर ये फैलते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। ठीक है, वो सिस्ट, ठीक है, जिस जगह पे होती है और कितनी बड़ी होती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होता क्या है कि ये अमूमन जिगर में जाती है, यानी कि लिवर में जाकर सिस्ट बना रही होती है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताऊं कि 90% ऑफ द टाइम इंसान को पता भी नहीं होता कि हमारे जिस्म में आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये जो है वो सिस्ट इतनी बड़ी हो जाती है कि ये खुद ब खुद ख़त्म नहीं हो रही होती। जब वो खुद ब खुद ख़त्म नहीं होती तब वो बीमारी बन जाती है इंसान के अंदर, तब उसे कहा जाता है हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज़। ठीक है, तो इसकी अलामात की बात करूँ या उसके सिम्टम्स की बात करूँ तो इसके सिम्टम्स ज़्यादातर वेग होते हैं, यानी कि नॉन स्पेसिफिक होते हैं, इंसान को पता ही नहीं चल रहा होता इससे कोई बीमारी है। ठीक है, होते क्या हैं इसके नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स? वीकनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट, वेट लॉस। ठीक है जी, आपका वज़न कम कर रहा होगा, आपकी खुराक कम होती जाएगी, आप कमज़ोर होते जाएंगे, ये इसके नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। अब ये जो सिस्ट है, यानी ये जो गुब्बारा बना है आपके जिस्म के अंदर, ये जिस जगह पे मौजूद होता है, ठीक है, जिस जगह पे मौजूद होता है वहाँ पे ख़ास किस्म के वहाँ के सिम्टम्स लाएगा। अगर ये जिगर में होगा तो जिगर के एलएफटीज़ बढ़ जाएंगे, जिगर के अंदर पेन हो सकता है, आपको आपका खाना सही से हज़म नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अगर ये फेफड़ों में होगा तो आपको सांस का प्रॉब्लम आ रहा होगा, आपको खांसी हो रही होगी, आपको नमूनिया हो सकता है। ठीक है, आपको बुखार हो सकता है। इस तरह अगर बाज़ औक़ात दिमाग में चले जाते हैं तो दिमाग में जाएंगे तो आपको हो सकता है कि जो है वो झटके लगना शुरू हो जाए, आपको मिर्गी का प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इवन हार्ट के अंदर भी ये जो है वो चले जाते हैं बाज़ का। ठीक है, इवन दिल के अंदर भी चले जाते हैं, दिन की जो दीवारें होती हैं वहाँ पे फंस जाते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। तो एक बार सीन ये हुआ कि मैं जिन डॉक्टर्स की टीम में था तो वहाँ पे एक केस था कि जो है ना इस पेशेंट को एक कैंसर है, ठीक है, दिल का। तो उसको दिल के कैंसर के लिहाज से उसकी तैयारी की गई और पूरा जो है वो ट्रीटमेंट उसका तैयार किया गया, और उसका पूरा इलाज जो ऑपरेशन था ना उसकी प्रिपरेशन ऐसी की गई कि उसके दिल के अंदर से कैंसर निकालना है। जब वो दिल खोला गया ऑपरेशन थिएटर के ऊपर, तो जब हमने देखा तो उसके अंदर इकाइनोकोकस की सिस्ट पड़ी हुई थी। ठीक है, अब जब हम ऑपरेशन कर चुके थे तो वो सिस्ट फट चुकी थी। ठीक है, और वो जो इकाइनोकोकस के छोटे छोटे लार्वा थे, छोटे छोटे कीड़े थे, यूँ समझें सादा ज़ुबान में, वो पूरे जिस्म में फैल चुके थे। तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, उस मरीज़ की जान चली गई। ठीक है, तो पॉइंट इज़ कि ये जिस्म में कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है,
अगर तो ये ख़तरनाक जिस्म की जैसी जगहों पे जैसे दिल में है तो फिर ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, अगर दिमाग में है तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन अगर जिगर में है या फेफड़ों में है तो इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं होती, ठीक है। या फिर अगर जिस्म की किसी और बाज़ात गोश्त में भी आ जाते हैं, किसी जिस्म के हैंड्स में, लेग्स में, डिफरेंट किस्म के जिस्म में ये जाके गेंद बना सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पर वो जाके गेंद बनाएंगे या सिस्ट बनाएंगे वहाँ की अलामतें आपको आ रही होंगी। ये सिस्ट है ना, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है और ज़रूरी इसलिए समझना इस चीज़ को समझने के लिए कि जो सिस्ट होती है, जब ये अंडे हमारे जिस्म के अंदर पहुंचते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, तो होता क्या है कि ये अंडे जाके अपने गिर्द गिर्द गेंद बनाते हैं, उसके अंदर लार्वा होते हैं। अब वो जो एक बड़ी गेंद होती है उसके अंदर छोटी छोटी गेंदें होती हैं, ठीक है, और उसके अंदर छोटे छोटे लार्वाज होते हैं या छोटे छोटे जो समझेंगे कीड़े होते हैं, ठीक है। अब वो जो कीड़े होते हैं अगर किसी तरह वो इन जिस्म से या खून से कांटेक्ट में आ जाते हैं तो होता क्या कि वो एक एलर्जिक रिएक्शन हमारे जिस्म में स्टार्ट कर देते हैं और एनाफिलेक्टिक शॉक में इंसान को ले जाते हैं, ठीक है। अब ये जो कीड़े हैं, ठीक है, छोटे छोटे आपको बता रहा हूँ, ये जो टैपवॉर्म्स की सिस्ट है उसके अंदर जो कीड़े मौजूद हैं, यानी कि ये जो गेंद में कवर है इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जो कि इसे हमारे जिस्म से बचा के रखती है। हमारे जिस्म को इस बारे में पता ही नहीं होता कि ये चीज़ मौजूद है। अगर किसी तरह वो गेंद फट जाए या फिर वो उसकी लेयर फट जाए और आपके अंदर फॉर एग्जांपल 3 या 4 सेंटीमीटर या इतनी बड़ी कोई गेंद पड़ी हुई है, ठीक है, जब वो अचानक से फटे उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जिस्म के अंदर फ़ौरन एक एनाफिलेक्टिक शॉक स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट इवन समटाइम्स यूँ समझे कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो डेडली होता है, ठीक है। लेकिन लाजिम नहीं होता कि उस नतीजे पे पहुंचे, ठीक है। आपको 90% ऑफ द टाइम क्या होता है, मैं बता रहा हूँ 90% ऑफ द टाइम इंसान को पता भी नहीं होता कि उसको एकाइनोकोकस या फिर ये हाइड्रेटेड सिस्ट होती है और चली जाती है, उसको पता भी नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम तकरीबन ये बच्चों में होता है, तकरीबन 15 साल से कम का बच्चा हमेशा इसे कॉन्ट्रैक्ट करता है जो किसी तरीके से उसके जिस्म में जाता है, लेकिन ये फ़ौरन कभी भी अलामतें नहीं लेके आता। ये अमूमन 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने से लेकर 9 से 10 साल तक, ठीक है, इतने बड़े एरिया, इतना बड़ा टाइम होता है। फॉर एग्जांपल आपको 15 साल की उम्र में आपके जिस्म के अंदर ये छोटे छोटे कीड़े गए, ठीक है, ये उनके अंडे गए। अब आपको जो अलामतें आ रही हैं आपको 12 साल बाद आ रही हैं, तो इतना डिफरेंस होता है इसके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि यूँ इतना फ़र्क होता है जिस्म के अंदर जाने में और अलामतें लाने में, ठीक है। और 90% ऑफ द टाइम इंसान को पता ही नहीं होता कि उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ है, ठीक है, और ये खुद ब खुद चले जाते हैं। बात की जाए कि इंसान के जिस्म में जाते कैसे हैं, ठीक है। जो हाइड्रेटेड सिस्ट है, ठीक है, यानी कि एकाइनोकोकस टैपवॉर्म है, जो ये टैपवॉर्म है, यानी कि जो ये वॉर्म्स हैं, जो पेट के कीड़े हैं, ठीक है, डॉग्स के, उनके जो अंडे होते हैं, ठीक है, ये अमूमन फीसिस में निकलते हैं। उनकी जो बड़ा पेशाब होता है, यानी कि जो पखाना होता है उसके अंदर निकलते हैं, ठीक है। और अमूमन कहाँ जाते हैं, वो मिट्टी पे जाते हैं, ठीक है। और फार्मर्स के पास, जो किसान होते हैं, उनके पास अमूमन जो है वो डॉग्स होते हैं, ठीक है, उनके पास अमूमन कुत्ते होते हैं। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि वो फीसिस जो होते हैं वो अमूमन फसलों में जाके जो है वो अपनी अमूमन जो है ना डॉग्स जाके अपनी फसलों में हाजत पूरी करते हैं। तो वहाँ से जो सब्ज़ियाँ आती हैं वो अमूमन धुली भी नहीं होती हैं, ठीक है। और बाज़ात आप सही तरीके से धोते नहीं, आप लाते हैं हल्का फुल्का धोया और चला दिया, उसमें अमूमन जो है ना वो एकाइनोकोकस के अंडे रह जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से अब अगर आपने वो सब्ज़ी गंदी खा ली, ठीक है, तो आपके जिस्म में जा सकते हैं। अगर आपने भेड़ खाई, अमूमन सिर्फ ये भेड़ में नहीं होता, देखिए इसका जो लाइफ साइकिल है ना वो डॉग से स्टार्ट होता है, शीप में जाता है, लेकिन इसमें लाजिम नहीं है कि ये सिर्फ भेड़ में ही जाए, ये अमूमन बकरियों में, इवन कैमल्स में, बाज़ात भैंसों वगैरह में भी चला जाता है, ठीक है। तो बाज़ात क्या होता है कि इंसान गोश्त खाता है जिसके अंदर वो छोटे छोटे अंडे होते हैं। अब वो गोश्त अगर सही तरीके से पकाया नहीं होता तो होता क्या है कि वो गर्म गोश्त कच्चा, थोड़ा सा भी अगर कच्चा रह जाए और अंडे हमारे जिस्म में पहुंच जाएँ तो इस तरीके से भी हमारे जिस्म में जा सकता है। इसके अलावा बाज़ात क्या हो गया, बच्चे क्योंकि अमूमन खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं बाहर, और वहाँ पे अमूमन हमारे यहाँ पे कोई ख़ास किस्म का इतना कोई हाइजीनिक माहौल तो है नहीं। अमूमन आपको गलियों में आवारा कुत्ते मिलते हैं, स्ट्रे डॉग्स मिलते हैं। अमूमन होता क्या है कि बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो वो नंगे पाँव खेल रहे होते हैं, तो वहाँ से जब बच्चे खेल के आते हैं तो गंदे हाथ पाँव जो है अमूमन वो मुँह पे लगा लेते हैं, तो वहाँ से उनके जिस्म में चले जाते हैं। लेकिन उस वक्त वो कोई अलामत नहीं ला रहे होते, वो अलामतें लाते हैं 10 से 12 साल बाद, ठीक है। तो ये जो तरीके हैं, इन तरीक़ों के ज़रिए जो है वो ये जो हाइड्रेटेड सिस्ट है यानी कि एकाइनोकोकस के जो अंडे हैं वो हमारे जिस्म में जा सकते हैं। एक चीज़ जो मैं मेंशन करना भूल गया था कि वो ये कि अमूमन जो बच्चे होते हैं वो
छोटे बच्चों जो डॉग्स होते हैं, इनके छोटे पपीज़ जो होते हैं, इनके छोटे बच्चे होते हैं, वो बड़े क्यूट से होते हैं, उन्हें उठा के ले आते हैं घरों में, या उनको अमूमन उनके लिए शौकिया घर बना रहे होते हैं या फिर उनको प्यार कर रहे होते हैं। तो अमूमन जो होता है ना, उनको प्यार करते वक्त जो है तो उस ज़रिए से भी जो है ना ये इंसान के जिस्म में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अलामतें मैंने आपको बताया वो बहुत बाद में आके दी हैं, ठीक है। वो साल से लेके 8 से 9 साल बाद अलामतें आ रही होती हैं। डायग्नोसिस की बात करूँ या तशख़ीस की बात करूँ, तो इसकी तशख़ीस जो है ना यहाँ बड़ी ट्रिकी होती है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई ख़ास ऐसा आपको मैंने बताया, क्योंकि ये जो है ना बड़े सेंसिटिव होते हैं। अगर ये गुब्बारा फट गया तो ये आपके जिस्म के अंदर डेडली साबित हो जाता है, तो आपको फटने से बचाना होता है, ठीक है। इवन ऑपरेशन के दौरान भी आपको मैं थोड़ी आगे स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है। तो ऑपरेशन के दौरान भी जो है ना आपने इसे बचाना होता है कि किसी तरह फट ना जाए। इसी तरह जो आप जो इसकी तशख़ीस होती है उसमें भी टेस्ट ऐसे करवाने होते हैं जो कि जिसकी वजह से ये गुब्बारा फट ना जाए। सबसे पहले जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि अमूमन लोगों को जो है ना वो सिर्फ नॉर्मल क्या सिम्टम आ रहा होता है, कमज़ोरी है जी। अब कमज़ोरी के लिए आपको डिफरेंट किस्म के टेस्ट किया, आपको CBC वगैरह कराया, टेस्ट कराया, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। फिर आप बता रहे हैं कि जी मिसाल के तौर पर मेरे जो है ना इस जगह पर दर्द हो रहा है, ठीक है, मेरे जो जिगर वाली जगह पर दर्द होता है। तो अमूमन होता क्या है कि इसके टेस्ट के लिए अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, बाजू का CT एंड MRI। जब वो टेस्ट वगैरह इमेजिंग करवाते हैं तो होता क्या है कि हमारे जिस्म की जो तस्वीरें होती हैं अल्ट्रासाउंड से ली जाएँ, ताकि CT से ली जाएँ, चाहे बेशक वो MRI से ली जाएँ, वो जो तस्वीरें होती हैं उनमें देख के अंदाज़ा हो जाता है कि भाई इसके अंदर कोई गुब्बारा पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो वो कंफर्म हो जाता है कि भाई इमेजिंग यानी कि तस्वीर और ब्लड टेस्ट दोनों कंफर्म हो गए, तो भाई आपकी तशख़ीस कंफर्म हो जाती है कि हाँ भाई इसको इकाइनोकोकस है। अब इसमें अमूमन क्या होता है चीज़ों के लिए, जैसे कोई सिस्ट होती है तो उसको जो बाकी बीमारियों में ये किया जाता है कि कोई भी ऐसा गुब्बारा वगैरह होता है तो उसको पहले टीका लगाया जाता है सिरिंज के ज़रिए, उससे जो है ना उसका एक सैंपल निकाल के चेक किया जाता है। लेकिन इकाइनोकोकस में हम ऐसे सैंपल या बायोप्सी नहीं कर सकते। रीज़न कि अगर हमने बायोप्सी के लिए नीडल डाली और वो गुब्बारा फट गया तो वो पेशेंट शॉक में चला जाता है, और शॉक में जाने के बाद उस पेशेंट की जान जा सकती है, ठीक है। अगर वो हॉस्पिटल में ना हो तो तकरीबन यूँ समझे कि 90% ऑफ द टाइम पेशेंट की जान चली जाती है, ठीक है। और तशख़ीस जो है ना इसलिए बड़ी ट्रिकी है क्योंकि इसमें इमेजिंग प्लस ब्लड टेस्ट, इसका कोई ऐसा ख़ास कंफर्म टेस्ट नहीं है कि जिससे हम बता सकें भाई है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए इमेजिंग लाजमी हो जाती है। इमेजिंग करना चाहे वो CT से की जाए, चाहे वो MRI से ज़रिए की जाए, चाहे वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए की जाए, लेकिन एक तस्वीर इंसान के जिस्म की लेना ज़रूरी हो जाता है। अब तक मैंने जितनी बातें की हैं आपके से, अब ये तमाम डराने वाली थी, लेकिन आपको मैं बता दूं, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 मरीज़ थे, ठीक है, यानी कि 100 लोग थे जिनको जो है वो जिन बच्चों के अंदर ही इकाइनोकोकस के अंडे गए, यानी कि ये स्टेपवर्म के अंडे गए, उसमें से सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं इनको कोई अलामत आती है, 90% लोगों के ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। वो हमारा जिस्म ऑटोमेटिकली मार देता है। जिन 10 लोगों में से 100 में से 10 लोगों में बचते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी क्या होता है कि अमूमन जो गुब्बारे बनते हैं, ठीक है, वो खुद ब खुद थोड़े से बड़े होते हैं और कुछ टाइम बाद वो भी चले जाते हैं, ठीक है। हल्की फुल्की अलामतें आती हैं लेकिन ऑटोमेटिकली वो भी चली जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 100 में से कोई एक शख्स ऐसा होता है अमूमन, उसमें क्या होता है कि वो गुब्बारा इतना बड़ा हो जाता है कि उसको ख़त्म करना जिस्म के लिए नामुमकिन हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अलामतें आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब जितना बड़ा गुब्बारा होगा उतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और जिस जगह पे होता है उतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है, ठीक है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। हम इमरजेंसी में थे तो रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट आया उसी वक्त ना, तो उससे सीन क्या था, उसको भी इकाइनोकोकस की इसी तरह सिस्ट थी, ठीक है, लेकिन उससे कोई अलामतें नहीं आती थी। अब वो इतनी बड़ी तकरीबन 4 सेंटीमीटर बड़ी सिस्ट थी। हुआ ये कि वो खेल रहा था स्पोर्ट्स, ठीक है, यानी कि खेल वगैरह खेल रहा था, और उस खेल के दौरान उसको किसी ने कुछ चोट मारी या लड़ाई हुई जिसकी वजह से उसको किसी वजह से उसके जिगर के ऊपर चोट लगी, जिस चोट की वजह से वो जो गुब्बारा था वो फट गया। अब उसको जो है वो गुब्बारा फटने की वजह से वो शॉक में चला गया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो जो है हमारे हॉस्पिटल की पिछले वाली कॉलोनी में रहता था, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ आ गया जिन्ना में, तो उससे इमरजेंसी में फ़ौरन ट्रीट किया गया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन ये ख़तरनाक हो जाता है जब गुब्बारा बड़ा होता है, ठीक है, और मैंने आपको बताया 100 में से कोई एक मरीज़ होता है जिसके अंदर ये बड़ा होता है, ठीक है। फिर ये अगर इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ख़तरे के लिए देखने के लिए, वो ये कि किस जगह पे है, कितना बड़ा है ये सिस्ट, कितनी बड़ी है, और ये कितनी ज़्यादा है, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक होगी, अगर एक मिल रही है उसका मतलब है कि आगे पीछे और भी होंगी छोटी छोटी सिस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और हर वक्त घबराने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर सिस्ट बहुत बड़ी है तो आपको ज़रूर घबराने की ज़रूरत है और उसे ऑपरेट करके निकालना पड़ता है, ठीक है। इलाज पे बात करते हैं। टेपवर्म या इकाइनोकोकस या हाइड्रेटेड सिस्ट के इलाज की बात करूँ तो इलाज इसका डायग्नोसिस या तशख़ीस से भी ज़्यादा ट्रिकी है।
इसमें सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है इलाज के लिए कि वो सिस्ट कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। दूसरा, सिस्ट कितनी बड़ी है। तीसरा, सिस्ट कितनी ज़्यादा है, ठीक है। अगर तो छोटी सिस्ट हुई, ठीक है, छोटा सा गुब्बारा हुआ तो वो ऑटोमेटिकली जिस्म निकाल देता है। लेकिन अब वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हुआ तो होता क्या है कि अमूमन दवाइयाँ दी जाती हैं ओरली टैबलेट्स की फॉर्म में, तो वो उससे भी चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर गुब्बारा बहुत ज़्यादा बड़ा तो फिर क्या होता है, उसे सर्जिकली निकालना पड़ता है। अब सर्जिकली के लिए अमूमन ये किया जाता है, उसका ओपन ऑपरेशन किया जाता है, बाहर के ज़रिए उसका ऑपरेशन किया जाता है, उससे गुब्बारा निकाला जाता है, ठीक है। इवन मैं बताऊँ कि इतने बड़े हो जाते हैं, मैं आपको बताऊँ कि 12 सेंटीमीटर आप देखें कितना बड़ा होता है। जो बच्चों का स्केल होता है छोटा सा 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, तकरीबन उससे हिसाब लगाएं कि 12 सेंटीमीटर तो तकरीबन इतनी बड़ी सिस्ट हमने एक बार ऑपरेशन में देखी थी, ठीक है, कि वो लिवर के पीछे छुपी हुई थी। उसको कोई अलामत नहीं थी, कोई बुखार नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ वो कमज़ोरी थी, ठीक है। तो जब उसका अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला इतनी बड़ी हाइड्रेटेड सिस्ट पड़ी हुई है। अब उसको अब इतनी बड़ी हाइड्रेटेड सिस्ट को जो है ना दवाई से इलाज नहीं किया जा सकता, उसका ऑपरेशन किया जाता है। अब इसका जो ऑपरेशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा यूँ समझिए कि ट्रिकी होता है, बहुत ज़्यादा नफासत से करना पड़ता है। अगर ये गुब्बारा फटा तो वो मरीज़ जो है अमूमन टेबल पे भी चला जाता है, ठीक है। तो उसे बचाने के लिए अमूमन जो है वो हाइपरसलाइन सॉल्यूशंस या ऐसे केमिकल्स फ़ौरन डाले। जैसे ही हाइड्रेटेड सिस्ट को निकाला जाता है, पहली कोशिश ये होती है कि उसे फाड़े बगैर उसके आसपास की पूरी साबुत सिस्ट को निकाला जाए। लेकिन अगर इतनी बड़ी सिस्ट हो, जैसे मैंने आपको बताया 12 सेंटीमीटर की इतनी बड़ी सिस्ट है, तो उसे अमूमन क्या किया जाता है कि ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं उनके जिस्म के अंदर, ताकि वो जो कीड़े हैं वो वहीं पर मर जाएँ, ठीक है, ताकि वो कोई ऐसा शॉक ना क्रिएट करें, यानी कि कोई एलर्जी ना रिएक्शन ना लेकर आए, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज़, कितना बड़ा साइज़ है, किस जगह पे मौजूद है, ठीक है, और कितनी है। अगर थोड़ी सी होंगी तो अमूमन खुद चली जाएंगी, अगर थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, ठीक है, तो अमूमन दवाइयों से चली जाती हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 12-12 सेंटीमीटर या 8-8 सेंटीमीटर, 9-9 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर से भी ओवर बड़ी है, तो अमूमन क्या होता है कि इसका ऑपरेट करना पड़ता है, इसका ऑपरेशन के ज़रिए निकाला जाता है। और ऑपरेशन के अंदर भी जो है बड़ा ट्रिकी सिचुएशन होती है, क्योंकि अगर ये गुब्बारा फटा तो अमूमन मरीज़ की जान जा सकती है, ठीक है। तो इसका इलाज इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। और ऑपरेशन और अमूमन क्या होता है कि इसका जो आपको जो समझाऊंगी, जो दवाइयाँ होती हैं अमूमन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपको ओरली दी जाएँ, ठीक है। बाज़ वक़्त ये होता है कि जो दवाई होती है वो डायरेक्टली उस गुब्बारे के अंदर भी इंजेक्शन के ज़रिए दी जाती है, ठीक है, ताकि वो फैले ना और वो जो गुब्बारा है वो ऑटोमेटिकली सिकुड़ना शुरू होता है। और बाज़ वक़्त ये होता है कि अगर गुब्बारा बहुत बड़ा है या सिस्ट बहुत बड़ी है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया 12 सेंटीमीटर जितनी बड़ी है, अब उस मरीज़ के साथ क्या किया गया, पहले उसको दवाइयों पर रखा गया। जब दवाइयों पर रखा गया तो उसकी सिस्ट ऑटोमेटिकली थोड़ी सिकुड़ना शुरू हो गई, ठीक है। जब वो सिकुड़ी, देखा गया जिस हद तक वो सिकुड़ सकती थी या जिस हद तक वो ऑटोमेटिकली छोटी हो सकती थी हो गई, उसके बाद ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट भी जो है ना वो ट्रिकी है या कॉम्प्लेक्स है। आई होप कि जो मैंने इतनी बात कही आपको समझ में आई है, ठीक है, एंड आपको ये टॉपिक भी इंटरेस्टिंग लगा है, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रही है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ सवालात वगैरह हैं और अगर मैंने कुछ सवालात वगैरह लोगों ने पूछे हुए और मैंने आंसर किए हुए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, हाइड्रेटेड सिस्ट क्वेश्चन आंसर्स के नाम से। तो उसमें जितने भी सवालात के जवाब मैंने दिए हुए तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। अगर आप भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप जाकर डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, दिस इज़ उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।